पीएफआई का बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट सीज कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट पीएफआई से जुड़ी आपको बता दें। पीएफआई की संदिग्ध फंडिंग के लिंक पुणे से सामने आए हैं और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जल्दी से आपसे इस पर जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार छापेमारी चल रही है और इन्हें पीएफआई स्टेट प्रेसिडेंट कहे, एफिलिएटेड मेंबर्स कहे, इन्हें अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद कस्टडी मिली है। कस्टडी में तमाम जानकारी ली जा रही है, जिसके चलते पता चला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक पीएफआई का अकाउंट है पुणे में, जहां पर 10 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये बात है, ये 10 लाख का ट्रांजैक्शन कैश से डिफरेंट एटीएम मशीन्स के द्वारा कैश डिपॉजिट किया गया है। केरला और मध्य प्रदेश, ये दो राज्य का नाम सामने आया है जहां पर इसमें डिपॉजिट किया गया। और ये अनअकाउंटेड कैश है, जिसका कोई भी मतलब किसके लिए यूज होना था, किसने दिया, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। इसके डायरेक्ट जो आरोप लग रहे हैं, जो एलिगेशंस है टेरर फंडिंग के, साथ ही साथ ये सीधा एविडेंस पुणे से निकलता सामने आ रहा है। पूरी तफ्तीश, ये पुणे की बात है, इस तरीके से तमाम अरेस्ट हुए हैं, कस्टडी में लोग हैं और इंट्रोगेशन की जाएगी, एविडेंसेस और गैदर किए जाएंगे, जिसके चलते जो टेरर फंडिंग है, टेरर ट्रेनिंग है और रेडिकलाइजेशन का जो सीधा आरोप लगा है पीएफआई के ऊपर, उसके बेसिस पर एविडेंस गैदर किए जाएंगे और यूएपीए के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा खुलासा जो सोर्स बेस आ रहा है पुणे से, 10 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश पीएफआई पुणे के अकाउंट में मिले हैं और वो ट्रांजैक्शन अलग अलग एटीएम मध्य प्रदेश और केरला के अलग अलग एटीएम से डिपॉजिट किया गया है। अभी इस पर और जानकारी और तफ्तीश जारी है। जैसे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, हम हमारे दर्शकों को इस पर बताते रहेंगे। जी अभिषेक, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। श्री प्रपंच हमारे सहयोगी चेन्नई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्री प्रपंच, देश भर में छापेमारी हुई, उसके बाद आज पीएफआई पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया। श्री प्रपंच, अगर साफ तौर पर तमिलनाडु की बात करें, वहां से भी कईयों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। क्या कुछ तस्वीर है अभी चेन्नई की, श्री प्रपंच? आपको बताएं कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद, आपको बताएं इससे पहले 22 तारीख को कई सारे जगहों पे एनआईए और ईडी द्वारा राज्य भर में कई सारे जगहों पे छापेमारी जारी थी। उसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनके समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे थे, यानी पीएफआई के समर्थन में और एनआईए के रेड्स का विरोध करते हुए कई सारे लोग नारे लगा रहे थे। उनमें से 1410 लोगों को डिटेन किया था और शाम को इनको रिलीज भी कर दिया था। मगर हम देख सकते हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई के लीडर्स के घरों पर जब छापे मारे गए थे तो काफी हद तक लोग उनका विरोध कर रहे थे, एनआईए का विरोध कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के विरोध में नारे लगा रहे थे। हम देख सकते हैं कि अभी पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीएफआई की जो अधिसूची है उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से पीएफआई पर इनफैक्ट बैन लगा है। आप ये भी देख सकते हैं कि तमिलनाडु में 2 हिंसाएं हुई थी, जहां पे 2019 पे तिरुभुवनम में रामलिंगम की हत्या पीएफआई द्वारा की गई थी और 2016 में कोयम्बतूर में शशि कुमार की हत्या पीएफआई द्वारा की गई थी। तो इन दोनों इश्यूज को तमिलनाडु में कोट करते हुए यहाँ पे अधिसूची जारी की गई थी और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों पर पीएफआई का उन पर हाथ था और कई सारे जगहों से इनफैक्ट पैसा मोबिलाइज कर रहे थे। उनके साथ साथ पीएफआई के साथ साथ पीएफआई के जो 8 संगठन हैं, उनके जो संगठन को भी यहाँ पे बैन किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि उन संगठनों द्वारा ही मोबिलाइज किया जा रहा था, कॉन्स्पायर कर फंड रेज किया जा रहा था इन समाज विरोधी और देश विरोधी कार्यों के लिए। और ये भी कहा गया था उस अधिसूची में कि रेडिकलाइज किया जा रहा है, कई सारे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रेडिकलाइज किया जा रहा था। और ये भी कहा गया था कि वहाँ पे इनफैक्ट कुछ लोग, पीएफआई के लोग, आईसिस जैसे इनफैक्ट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस में भी वे शामिल थे। और ये भी अधिसूची में कहा गया था कि पीएफआई के जो संस्थापक हैं, कई सारे लीडर्स जो थे, वे इनफैक्ट जमात मुजाहिदीन जो बांग्लादेश के वहाँ पे जो बैंड आउटफिट है उसके मेंबर्स रह चुके हैं और सिमी के मेंबर्स रह चुके हैं। तो ऐसे कई सारे इश्यूज को कोट करते हुए केंद्र गृह मंत्रालय ने एक अधिसूची जारी की थी। तो उसके तहत यहाँ पे देख सकते हैं कि
कई सारे एक्शन हैं और पीएफआई ने डायरेक्टली अब तक रिएक्ट नहीं किया, मगर उसके अलाइड जितने भी सपोर्टिंग मूवमेंट्स हैं उन्होंने इसका कंडेम किया है, उसका निंदना की है। और हम देख सकते हैं कि कई सारे पॉलिटिकल आउटफिट्स भी इससे सहमत नहीं है। और तिरुमावलवन जो वीसीके के चीफ हैं उन्होंने कहा है कि इनफैक्ट गवर्नमेंट इस प्रकार के एक्शंस ले रही है, उस पर ये टिप्पणी नहीं करना चाहते। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस या इनफैक्ट बजरंग दल, हनुमान सेना जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की मांग वीसीके चीफ तिरुमावलवन ने किया है। तो हम देख सकते हैं कि उनके इस बैन को सपोर्ट करते हुए भी कुछ आवाजें उठ रही हैं और इसका विरोध करते भी आवाजें यहाँ पे तमिलनाडु में उठ रही हैं। जी बिल्कुल, श्री प्रपंच हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, अगर शाहीन बाग के उनके हेडक्वार्टर की बात करें तो उसे सील कर दिया गया है। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या उनका हेडक्वार्टर तो शाहीन बाग में था, लेकिन कोई जो दफ्तर कह लें, ऑफिस कह लें, कार्यालय कह लें, उस पे क्या कोई गाज गिरी है, उसे सील किया गया है, तालाबंदी या बैरिगेटिंग की गई है? प्रदीप, देखिए, अगर हम बात करें पीएफआई की गतिविधियों की तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक जो सुराग मिल रहे हैं कि कुछ आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद को भी लगता है कि ये कुछ फंडिंग करते थे, क्योंकि जो ये पैसा आता था ये गल्फ कंट्री से आता था और ये गैर कानूनी तरीके से आता था। एक इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ करती थी, हवाला के जरिए पैसा आता था और इनका एक सेल चला करता था, सेल जिसे कहते हैं प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट सेल के द्वारा ये क्या करते थे, 30,000 के करीब इन्होंने लोगों को गल्फ कंट्रीज में नौकरी मुहैया करवाई थी और से कहा गया था कि जो आपको वहां पे सैलरी मिलेगी उसमें से आधा अमाउंट जो है आपने पीएफआई को देना है। यानी कि कितने खूबसूरत अंदाज से आप देखिए वहां पे इनकी प्लेसमेंट करते हैं और वहां से पैसा आता है और वो लगता भी नहीं है कि वो इलीगल तरीके से आया, अनअकाउंटेड मनी है, क्योंकि कोई भी अपने घर पे पैसा भेज सकता है। लेकिन वो पैसा कहां आता था? पीएफआई में। और पीएफआई उसका इस्तेमाल किस लिए करती थी? आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे जमातुल मुजाहिदीन जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्लादेश में है, उनके साथ इनके तार जुड़े हुए थे। जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी बताया कि किस तरीके से ये लोगों को, युवाओं को वर्गलाते थे और आईसिस में उनकी रिक्रूटमेंट करते थे। कई युवा जो है केरला और कर्नाटक के इलाके में जो थे वो आईसिस ज्वाइन किए और उसमें पीएफआई का हाथ बड़ा है देखा जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए बैन तो कर दिया गया, क्या नया मुखौटा पहन के कोई और ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आएगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार के लिए रहेगा। क्योंकि ये इसलिए मैं चैलेंज कह रहा हूं कि जब 2000 में सिमी को बैन कर दिया गया था, उसके बाद हमने देखा पीएफआई जैसे संगठन आया जिसमें कई सिमी के लोग थे वो शामिल हो चुके थे और उन्होंने एक नया चेहरा, नया मुखौटा पहन लिया, लेकिन गतिविधियां वही रही कितने। लेकिन अफसोस की बात यही है, चाहे यूपीए सरकार थी या उसके बाद भी कुछ लोग जो यहां रहे, उन्होंने हमेशा जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की। देर आए दुरुस्त आए, फाइनली ये सरकार ने जो बहुत ही सही कदम उठाया है, जिसमें ना कि उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, संगठन को बैन कर दिया गया, उनके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन कर दिया गया है। मेरे ख्याल से अब जो बड़ी कार्रवाई जिसमें सबकी नजर रहेगी, जो एसडीपीआई है, जो इनकी पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल विंग पे कब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब वो देखना है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं या मेरे ख्याल से अगर कोई भी उनके तार जुड़े हुए पीएफआई से आते हैं तो मेरे ख्याल से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एसडीपीआई की गतिविधियां भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसी ही थी जो देश विरोधी मानी जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरीके के उनके पास प्रमाण है, तो उससे ये लगता है। तो आने वाले दिनों में आप देखा जाएगा कि किस तरीके से, जैसे अभी हमने देखा कि पुणे में उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जहां पे काफी पैसा है, जो पैसा यूज किया जाता था देश विरोधी गतिविधियों के लिए। अब उस अकाउंट को फ्रीज करना है और साथ ही साथ बाकी राज्यों को भी कह दिया गया है कि जहां कहीं भी पीएफआई की गतिविधियां हैं उसे वहां पे उससे क्रैकडाउन करना है और उसे पूरी तरह से इसको क्रश करने की जरूरत है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, क्योंकि कई टाइम ऐसे भी जो संकेत मिले हैं कि पीएफआई के कुछ लोग यहाँ पे रोहिंग्या जो आके बस गए हैं, जो कोलकाता से आए थे क्रॉस करके जम्मू के इलाके में कि सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के पास रहते हैं, पीएफआई के कुछ लोगों की पूरी कोशिश थी कि रोहिंग्यों का इस्तेमाल किया जाए और उनको भी एक बार वर्गलाया जाए, इंडोक्ट्रिनेट किया जाए, रेडिकलाइज किया जाए। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि बहुत अभी कहना मुश्किल होगा कि किस हद तक ये उसमें इन्वॉल्व थे, किस हद तक ये कोशिश कर चुके थे और कितना सक्सेसफुल भी हुए थे। लेकिन उनकी गतिविधियां यहां पर भी कुछ जगह पे पाई गई है, क्योंकि पीएफआई ओवर द
पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि किस तरीके से जैसे ऑक्टोपस की तरह अपने टेंटिकल स्प्रेड कर रहा था। साउथ से शुरू होती है संगठन तमिलनाडु, और उसके बाद हमने देखा कि बाकी राज्यों में। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि कहीं भी अगर राइट्स हो रहे थे तो आप देखिए पीएफआई का हाथ उसमें किसी ना किसी तरीके से नजर आ रहा था, और देश विरोधी गतिविधियों के साथ अमन और शांति को डिस्टेबलाइज कर रहे थे। उसके साथ साथ एक दरार पैदा कर रहे थे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। यह कहा जा रहा था कि हिंदू आपके दुश्मन है। अगर आप इनके कभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा गजवात और हिंद की बात करते थे। अगर आप देखिए तो तालिबान जैसी आइडियोलॉजी लाना चाहते थे। ये वो इस्लाम लाना चाहते थे यहाँ पे जो बहुत ही कट्टर इस्लाम हो, जिसमें बाकी किसी भी मजहब के लिए कोई भी जगह ना हो। तो आप देखिए किस तरीके से एक चादर एक मुखोटा उड़ा था। मुखोटा ये था मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, मुखोटा ये था कि हम दलित के लिए काम कर रहे हैं, हम माइनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं, हम मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनकी गतिविधियां बिल्कुल देखें प्रदीप, तो देश विरोधी प्रदीप दत्ता आपका बहुत बहुत इसीलिए मैं शुक्रिया, कहता हूं कि आज और भी श्री प्रपंच आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर और बता दूं,